Hello everyone, welcome back to our channel. I'm Khushi Vishwas, a third year MBBS student at VMMC Delhi and I am your biology teacher at Utkarsh Academy. तो यहाँ पे I will make your NEET journey really simple and really easy. तो NEET का सिर्फ एक ही फंडा है, कंसिस्टेंसी. जो बच्चा 2 साल कंसिस्टेंट होकर मेहनत कर लेगा ना, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता. बट द थिंग इज कंसिस्टेंसी इज रियली डिफिकल्ट. एक दिन पढ़ना बहुत आसान है, बहुत जोश जोश में मोटिवेशनल वीडियो देख के तुमने बहुत सारी पढ़ाई कर ली, 10 घंटे 12 घंटे भी पढ़ लिए, बट दैट इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड. व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कंसिस्टेंसी. तुम थोड़ा पढ़ो, 3-4 घंटे पढ़ो, पर डेली पढ़ो. देयर शुड नॉट बी एनी गैप, देयर शुड नॉट बी एनी डे जिस दिन तुम्हारी जीरो पढ़ाई हो रही है. हर दिन चाहे कम चाहे ज्यादा पढ़ाई should be the part of your schedule. It should be like खाना. खाना तुम रोज खाते हो, you cannot skip it. पानी रोज पीते हो, you cannot skip it. Make it like that. तुम्हें अपनी पढ़ाई को अपनी लाइफ से इतने अच्छे तरीके से इंटीग्रेट करना पड़ेगा that you cannot live without it. And अगर तुमने ये 2 साल के लिए फॉलो कर दिया, I can guarantee तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता. बट येस, फॉर दैट कंसिस्टेंटली तुम्हें 2 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी. अभी जो तुम्हारा जोश है वो बहुत ज़्यादा होगा. यू आर स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है, एक बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म है कि मुझे करना है, मैं करके रहूँगा, करके रहूँगी, एंड दैट्स वेरी गुड. एंड आज घर जाके ना, जस्ट या फिर घर में ही हैं आप लोग, तो आप ये चीज़ लिखो कि व्हाट यू आर फीलिंग टुडे व्हेन यू आर स्टार्टिंग दिस जर्नी. दैट एनर्जी, दैट व्हाट एवर यू आर फीलिंग कि हाँ एकदम बेस्ट कॉलेज मिलना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए मेरे साथ, जी तोड़ मेहनत करनी है, बेस्ट रैंक लाना है, वो सारा एक पेज ऑफ पेपर पे लिखो. बिकॉज दैट पेज ऑफ पेपर विल मोटिवेट यू थ्रू आउट योर जर्नी. जब भी डिमोटिवेटेड फील करो, जब भी ये सोचो कि कब तक, क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, कैसे होगा, जस्ट रीड दिस पेज ऑफ पेपर एंड यू विल बी मोटिवेटेड अगेन. क्योंकि आपको जब पता होता है ना कि आपने ये स्टार्ट क्यों किया, आपकी स्टार्टिंग की वजह जब एकदम क्लियर और स्ट्रांग होती है, यू गेट एनर्जी थ्रू आउट योर जर्नी. उसके बाद तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, बस वो एक शीट ऑफ पेपर जहाँ पे तुमने लिखा है कि आज मैं क्या फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, दैट विल मोटिवेट यू थ्रू आउट दीज 2 years. जब भी डाउन फील कर रहे हो, रीड दोज लाइन्स, रीड वॉट एवर यू हैव रिटन. तुम्हें ऐसा फील होगा कि मैं जब ये चीज़ पहले सोच सकती थी या सोच सकता था, तो आज मैं क्यों निराश हो रहा हूँ, आज मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ कि मुझसे नहीं हो पाएगा. अगर मुझे तब लगता था हो पाएगा जब मैं छोटा था, इनफैक्ट अब तुम इसके बाद तो बड़े ही हो गए ना, तो जब तुम तब सोच सकते हो कि तुम कर सकते हो, देन व्हाई टू ब्रेक योर रिदम, व्हाई टू ब्रेक योर इंथुजियाज्म, व्हाई टू डिसहार्टन योरसेल्फ. यू कैन डू इट, यू कैन डेफिनेटली डू इट. जस्ट कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड. रोज पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, हर रोज धीरे 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 यू विल रीच अ लेवल जब तुमसे सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, सारे हर चीज तुम बहुत अच्छे से याद रख पाओगे, हर चीज तुम प्रोड्यूस कर पाओगे. सो विद दिस एनर्जी, विद दिस थॉट, let's start or restart now, actually resume our chapter of cell, the unit of life. ओके, तो नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस क्लास में तुमने पढ़ लिया था कि सेल क्या होता है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. और फिर उसमें हमने 2 टाइप ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. उसके बाद हमने पढ़ा कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, इट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड इट कैन परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ इट्स लाइफ अलोन. बट एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं वो ऐसा कुछ नहीं कर पाते. दे ऑलवेज वर्क इन अ डिफरेंशिएशन ऑफ लेबर, कि हमेशा एक डिविजन ऑफ लेबर होता है उनमें, कि एक सेल ये काम करेगा, दूसरा सेल ये काम करेगा, तीसरा सेल ये काम करेगा. उसके काम हमेशा डिफाइंड होते हैं, वो सारे काम एक साथ नहीं कर पाता. तो ये सब चीजें हमने कर ली. पर नाउ अब हमें क्या पढ़ना है, हमें नाउ वी हैव टू टेक दिस डिस्कशन अ लिटिल फॉरवर्ड एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सेल के जो हम स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे कैसे साइंटिस्ट ने पता लगाया कि सेल में एक्चुअली होता क्या है. नाउ सेल इज अ वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर, लाइक जेन्युइनली इट इज अ वेरी माइक्रो, बहुत छोटे छोटे, बहुत ही ज़्यादा माइक्रोमीटर्स में इसका साइज होता है. द साइज इज वेरी स्मॉल. तो इतने से स्मॉल से सेल का हमने स्ट्रक्चर कैसे पता लगाया, साइंटिस्ट ने पता लगाया. ऑफ कोर्स वी हैव सम साइंटिस्ट जिन्होंने इस छोटे से स्ट्रक्चर का, इस छोटे से सेल का पूरा स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया, उसको समझा. बट उसके लिए दे रिक्वायर समथिंग कॉल्ड माइक्रोस्कोप.
उनको अपने नेकेड आइज से तो नहीं दिख रहा था कि हाँ इसके अंदर सेल्स हैं, ये मूव कर रहे हैं, इस सेल में ये है, दूसरे सेल में वो है, कुछ भी नहीं दिख रहा था. व्हाट दे रिक्वायर वाज अ माइक्रोस्कोप. तो जैसे जैसे हमारे पास माइक्रोस्कोप्स आए और फिर जैसे जैसे माइक्रोस्कोप्स बेटर हुए, तो पहले बेकार माइक्रोस्कोप्स होंगे, फिर क्या हुआ, बेटर माइक्रोस्कोप्स मिला हमें. तो जैसे जैसे तुम्हें ये माइक्रोस्कोप्स बने और उसका बेटरमेंट हुआ, हमने क्या पढ़ा, हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल को ज्यादा बेहतर समझा. ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसे जैसे हमारे माइक्रोस्कोप्स बेटर हुए हैं वैसे वैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल इंक्रीज हुई है. क्या हुआ है, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हुई है of the structure of cell. So the first part of this unit is you have to understand about 3 scientists. ठीक है, तुम्हें 3 साइंटिस्ट्स का नाम याद रखना है जिन्होंने सेल की डिस्कवरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और उसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया था सेल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए. सो यू हैव टू लर्न 3 साइंटिस्ट नेम, मतलब तुम्हारे खून में होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए. द फर्स्ट साइंटिस्ट इज रॉबर्ट हुक. अब देखो इसके नाम में क्या है, हुक. हुक इज व्हाट, एक हुक, कभी हम कहीं पे भी हुक लगा देते हैं, वो क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, लिविंग तो नहीं होता. तो अगर रॉबर्ट हुक ने देखा है तो उसने कैसे सेल्स देखे होंगे, नॉन लिविंग सेल्स. तो इसने पहली बार सेल्स देखे, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सी सेल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप. बट इसको कैसे सेल्स दिखे, इसको डेड सेल्स दिखे. सेल्स तो इसने देखे, फर्स्ट टाइम इसने सेल्स देखे, बट किस प्रकार के सेल्स थे, वो डेड सेल्स थे. क्यों, क्योंकि इसने लिया था बार्क ऑफ ट्री. ठीक है, तो उसने क्या लिया, बार्क ऑफ ट्री. बार्क ऑफ ट्री क्या होता है, एक ट्री है, इसका जो मोटा सा ये तना है ना, उसके बाहर का जो ब्राउन ब्राउन स्ट्रक्चर होता है, द ब्राउनिश स्ट्रक्चर दैट यू हैव इज द बार्क ऑफ ट्री. तो उसने ये बार्क ऑफ ट्री लिया, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और उसे क्या मिले, कुछ डेड सेल्स मिले. कैसे दिख रहे थे वो डेड सेल, वो ऐसे हेक्सागोनल शेप के थे. तो इसने क्या बोला कि एक हनीकॉम्ब अपीयरेंस दिख रहा है. यू नो हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब इज मधुमक्खी का छत्ता. तो वो कैसा होता है, ऐसे ही उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो इसने डिस्क्राइब किया कि जब मैंने बार्क को अंडर माइक्रोस्कोप देखा तो मुझे हनीकॉम्ब जैसे सेल्स दिखे. क्यों, इसको ऐसा क्यों दिख रहा था, बिकॉज ये सिर्फ इसकी बाउंड्री देख पा रहा था, क्योंकि अंदर का सेल तो मर चुका है, बचा क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल. तो जब इसको सेल वॉल सिर्फ दिख रही थी तो सिर्फ और सिर्फ इसको बाउंड्री दिखेगी, बाउंड्री दिखेगी, तो इसलिए इसको क्या दिखा, दिस हनीकॉम्ब अपीयरेंस. इतना आपको याद नहीं करना, आई जस्ट टोल्ड यू द स्टोरी ताकि आपको याद हो जाए. याद बस इतना सा करना है कि रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार सेल देखा, पर वो सेल कैसा था, डेड सेल था. क्लियर. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड साइंटिस्ट. सेकेंड साइंटिस्ट का नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक. एंटोन वॉन, इसको हम इरेज कर देते हैं, ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक. तो आपको ये देखो, ल्यूवेन, ल्यूवेन इज साउंडिंग लाइक लिविंग. क्या ये आपको लिविंग जैसा लग रहा है? तो इसका मतलब क्या है कि इस साइंटिस्ट ने पहली बार एक लिविंग सेल देखा. डेड सेल तो रॉबर्ट हुक ने देख लिया था क्योंकि उसके नाम में हुक है, हुक इज अ नॉन लिविंग थिंग. बट इसके नाम में क्या है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के नाम में क्या है, ल्यूवेन. दैट इज इसने पहली बार लिविंग सेल देखा. तो क्लियर हो गया, 2 साइंटिस्ट हमने पढ़े, रॉबर्ट हुक डेड सेल्स, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक लिविंग सेल्स. 2 क्लियर हो गए, बहुत ज्यादा सिंपल. नाउ अब आते हैं अपने थर्ड साइंटिस्ट पे. तुम्हारे थर्ड इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ब्राउन. अब इनके नाम में क्या है, ब्राउन. ब्राउन इज अ पिगमेंट, तो कोई पिगमेंट सा ही है, कोई तो पिगमेंट की बात हो रही है. तो सेल के अंदर अगर हम नॉर्मली एक सेल देखते हैं तो उसमें हमें एक स्ट्रक्चर दिखता है ब्राउन ब्राउन सा, ऐसे हमें इमेजिन करना है. वो ब्राउन हमें नहीं दिखता, वो स्टेन पे डिपेंड करता है कि वो कलर कौन सा होगा. बट जस्ट इमेजिन कि एक सेल है बड़ा सा, उसके अंदर ब्राउन ब्राउन सा एक गोल सा स्ट्रक्चर है, वो क्या है, न्यूक्लियस. तो एक्चुअली रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहली बार क्या देखा, न्यूक्लियस. जो रॉबर्ट हुक थे और एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक थे, उन्होंने बस एक सेल देखा, अंदर का स्ट्रक्चर नहीं देखा. बट ये बाद वाले साइंटिस्ट थे, तब तक माइक्रोस्कोप अच्छे हो गए थे. तब उन्होंने क्या देखा कि सेल के अंदर हमेशा एक कोई डार्कली स्टेन्ड जैसा एरिया होता है जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस. तो इन्होंने पहली बार क्या देखा,
न्यूक्लियस देखा। वेरी क्लियर। तो आज के क्लास में हमने स्टार्ट कैसे किया है, जस्ट 3 साइंटिस्ट। चलो क्विकली, कौन कौन से 3 साइंटिस्ट? रॉबर्ट हुक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक एंड रॉबर्ट ब्राउन। तीनों ने क्या क्या देखा? रॉबर्ट हुक ने डेड सेल, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस। क्लियर? 3 साइंटिस्ट, तीनों के फंक्शन क्लियर हो गए। बस इतना, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ मूविंग ऑन, अब आते हैं दूसरे सेट ऑफ साइंटिस्ट पे। यानी कि अब क्या हुआ, देखो सिंपल सी बात है, अब सेल का स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया कि हाँ सेल ऐसा दिख रहा है, मतलब कुछ तो ऐसा स्ट्रक्चर है। हम कोई भी अगर टिश्यू देखते हैं, फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, उसको माइक्रोस्कोप में स्लाइड बनाते हैं और देखते हैं ना, तो उसमें कुछ ऐसा चीज दिखता है जिसे सेल बोलते हैं। बट सेल एक्चुअली में होता क्या है? कुछ डेफिनेशंस देनी थी कि सेल क्या होता है, प्लांट क्या है, प्लांट में सेल क्यों है, वो सारी कुछ उसकी थ्योरी होनी चाहिए। तो जब भी हम कुछ नया पढ़ते हैं ना, तो पहले हम उसका स्ट्रक्चर समझते हैं और फिर उसके स्ट्रक्चर से उसके फंक्शन को रिलेट करने के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। आई बात समझ में? तो पहले अगर हम सिर्फ स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हमने 3 साइंटिस्ट पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे कि अब ज्यादा बेटर साइंटिस्ट आए, उन्होंने ज्यादा अच्छी रिसर्च की और उन्होंने क्या बनाया? सेल थ्योरी। अब हम क्या पढ़ेंगे? थ्योरी। अब हमें सिर्फ सेल को देखने से काम नहीं चल रहा, क्या दिख गए तो आगे क्या करना है, कुछ उसका यूज होना चाहिए ना। साइंस इज नॉट अबाउट जस्ट नोइंग अ थिंग, साइंस इज कि उस चीज जो हमें नई चीज पता चली उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ग्रेविटी का होना इज नॉर्मल, कि हाँ ग्रेविटी है, वो पता होना बहुत बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात थी, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारी साइंस में कि हम उस ग्रेविटी के फंक्शन को यूज करें। उसके वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे सैटेलाइट कैसे चल रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। हमने ग्रेविटी समझा तभी हम सैटेलाइट का मूवमेंट, सैटेलाइट को बना पाए। तो उसका हम यूज लाना, एप्लीकेशन लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वैसे ही जब हमने सेल का स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया, अब हमें उसका एप्लीकेशन करना है, उसकी कुछ थ्योरी बनाएंगे कि सेल होता क्या है। तो उसके लिए हमारे पास 3 साइंटिस्ट आए। तो साइंटिस्ट के नाम पे ज्यादा घबराओ मत, बस ये 3 और 3 ही तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है? 3 जो तुम्हें ऑलरेडी याद कर चुके हो और अब 3 साइंटिस्ट जो तुम सेल थ्योरी में पढ़ोगे। तो सबसे पहले जो पहला साइंटिस्ट है सेल थ्योरी का, उसका नाम है मैथियस श्लीडन। मैथियस श्लीडन, सॉरी श्लीडन। तो ये हमारे थे पहले साइंटिस्ट, ठीक है? अब देखो, ये इनके नाम में क्या आता है? मैथी। मैथी क्या होता है? मेथी जैसा साउंड कर रहा है ये, इट इज साउंडिंग लाइक मेथी। तो इसलिए मेथी से हम याद रखेंगे। और मेथी क्या होता है? प्लांट। तो ये कौन से साइंटिस्ट थे? ये प्लांट को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे, ठीक है? और प्लांट को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट को हम क्या बोलते हैं? बॉटनिस्ट। चलो, तो मैं जो एड्रेस कर रही हूँ वो 11th के बच्चों को कर रही हूँ, तो तुम्हें थोड़ा सा मैं ज्ञान दे देती हूँ बायोलॉजी का। इसको ऑफ टॉपिक जाके हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बायोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायो मतलब लाइफ, ओलॉजी मतलब स्टडी। अब बायोलॉजी में जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हैं तो मेनली हमें 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, एक प्लांट मिलता है या फिर हमें एनिमल मिलता है। तो इसलिए बायोलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं और प्लांट्स की स्टडी करते हैं। और हमने बायोलॉजी को इसी प्रकार से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जब हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, प्लांट्स की स्टडी करते हैं, तो प्लांट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? बॉटनी, बोटैनी या फिर बॉटनी, मतलब बॉटनी इज अ थिंग, बोटैनी इज टू रिमेंबर। और एनिमल की स्टडी को क्या बोलते हैं? जूलॉजी। इसमें भी वही है, जू मतलब एनिमल्स, ओलॉजी मतलब स्टडी, और बॉटनी का ऐसा कुछ वर्ड मीनिंग नहीं है। तो बॉटनी एंड जूलॉजी। तो बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू बॉटनी एंड जूलॉजी। तो टेक्निकली आपके पास एक जूलॉजी की बुक होनी चाहिए थी और एक बॉटनी की बुक होनी चाहिए थी, बट एट अ लोअर लेवल, अभी तुम 11th-12th में ही हो, तो इस वजह से तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी ने एक पूरी बायो की बुक दे दी है। जैसे तुम बचपन में पहले सिर्फ साइंस पढ़ते थे, फिर जब तुम बड़े हुए यू अंडरस्टूड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 पार्ट में डिवाइड किया, वैसे ही बायो भी फर्दर डिवाइडेड होती है जूलॉजी और बॉटनी में। बट अभी तुम्हारे लेवल पे नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर कि जूलॉजी और बॉटनी क्या होता है, ठीक है? तो दिस वाज समथिंग ऑफ टॉपिक, बट इट वाज इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी बेसिक फॉर यू एवरीवन टू रिमेंबर। तो मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक, तो मैथियस श्लीडन कौन थे? ये प्लांट के साइंटिस्ट थे। तो प्लांट के साइंटिस्ट का नाम क्या हो जाएगा?
बॉटनिस्ट। तो पहला इंफॉर्मेशन आपको नाम पता होना चाहिए, दूसरा कि ये थे कौन, बॉटनिस्ट, तीसरी चीज कहाँ के थे, लाइक लोकेशन, कहाँ रहते थे ये जर्मनी के बंदे थे, ठीक है। तो जर्मनी आप कैसे याद रख सकते हो कि जर्मनी से ये आए थे, हम आपके साइंटिस्ट थे जर्मनी से। तो जर्मनी में कौन था, रुडोल्फ हिटलर थे। हिटलर कितना जर्मनी में क्या आतंक मचाया था। तो बेसिक वही याद रखो कि जो जर्मनी है वहां पे रुडोल्फ हिटलर रहता था, कितना एकदम भयंकर सा उसने माहौल कर रखा था, और उसी भयंकर माहौल में बहुत अच्छे साइंटिस्ट पैदा हुए थे जिनका नाम था मैथियस श्लीडन। तो ये आप तो जर्मनी इज वेरी इजी टू रिमेंबर। मोर जो कंफ्यूजन होता है वो बॉटनिस्ट में होता है, बिकॉज इसके जो नेक्स्ट वाला तुम पढ़ोगे साइंटिस्ट वो जूलॉजिस्ट है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट कि कौन सा बॉटनिस्ट है कौन सा जूलॉजिस्ट है। तो आप सिंपल नाम पे फोकस करो, मैथियस, मैथी, मैथी क्या होता है, बॉटनी ही होगा, प्लांट ही होता है ना मेथी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, बॉटनिस्ट। तीसरी इंफॉर्मेशन जो तुम्हें याद रखनी है कि इसने अपना रिसर्च कब पब्लिश किया था, 1938 में। देखो बायो में जनरली डेट्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, पर जहाँ पे भी ऑब्वियसली बायो इज नॉट हिस्ट्री तो उसमें डेट नहीं इंपॉर्टेंट है, बट एनसीईआरटी की हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। टेक्निकली तुम्हें ये इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, बट अगर एग्जाम से पूछ लिया तो तुम ये थोड़ी बोलोगे कि हम तो बायो पढ़ने आए थे, तुम हमसे ये क्यों पूछ रहे हो, नंबर्स क्यों पूछ रहे हो, नहीं बोल सकते ना। तो एनसीईआरटी में जो भी लिखा है यू हैव टू रिमेंबर, इट इज गीता टू यू, इट इज बाइबल टू यू, इट्स कुरान टू यू, ठीक है। तो तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैथियस श्लीडन एक बॉटनिस्ट थे, जर्मनी में रहने वाले थे, और 1838 में उन्होंने अपना काम पब्लिश किया था। अब इन्होंने किया क्या था, इन्होंने स्टडी किया था बहुत सारे प्लांट्स पे। सो ही स्टडीज लॉट्स ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स लेते थे, उनकी स्लाइड बनाते थे और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करते थे। एंड व्हाट ही फाउंड वाज कि ऑल प्लांट्स वर मेड अप ऑफ सेल्स, वर मेड अप ऑफ सेल्स, और यही सेल्स मिलकर क्या बनाती है, टिश्यूज। तो इन्होंने बस इतना ही देखा कि प्लांट में जब भी मैं किसी भी प्लांट को देखता हूं तो वो हमेशा छोटे 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 सेल से बनी होती है। दैट वाज हिज थिंग, ठीक है। बस इतना सा तुम्हें याद रखना है। क्या याद रखना है, मैथियस श्लीडन नाम था, बॉटनिस्ट थे, जर्मनी के रहने वाले थे, 1838 में इन्होंने काम पब्लिश किया था। और ये इन्होंने क्या किया, ही स्टडीड अ लॉट ऑफ प्लांट्स एंड ही सेड दैट ऑल प्लांट्स वर मेड अप ऑफ सेल्स विच मेक द टिश्यू। सिंपल सी बात कही। मूविंग ऑन टू द सेकेंड साइंटिस्ट। सेकेंड साइंटिस्ट का नाम था थियोडोर श्वान, थियोडोर श्वान। अब ये बॉटनिस्ट है या जूलॉजिस्ट, ऑब्वियसली पुराने वाले बॉटनिस्ट थे तो ये जूलॉजिस्ट होंगे, पर इसको हम याद कैसे रखेंगे कि ये जूलॉजिस्ट है, वी विल रिमेंबर इट बाय वर्ड स्वान। स्वान क्या होता है, एनिमल ही तो होता है, वो मेथी था, ये क्या है, स्वान। तो हमने जब स्वान से इसको याद रखेंगे, वी कैन ड्रॉ अ स्वान। आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ, बट मान लो ये एक स्वान है, बर्ड जैसी लग रही है, बट तुम्हें मानना पड़ेगा कि ये एक स्वान है जो कि पानी में है, ठीक है। मेरे ड्राइंग को कोई जज नहीं करेगा, बट तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो ये एक क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। क्यों, क्योंकि इनका नाम क्या है, श्वान है, तो श्वान नाम है तो इनका नाम, तो ये क्या ही होंगे, जूलॉजिस्ट होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये भी जर्मनी से थे, पर इन्होंने काम एक साल बाद स्टार्ट किया। इन्होंने कब पब्लिश किया, 1839 में। इसलिए ये थोड़े थोड़े डरे डरे रहते थे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बाद में किया तो हमेशा डरे रहते थे कि अरे मुझसे बड़ा कोई साइंटिस्ट एग्जिस्ट करता है, मैं तो छोटा साइंटिस्ट हूँ। तो इस वजह से तुम इसका एंड इज जस्ट टू रिमेंबर ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। तो थियोडोर, थियोडोर थोड़े डरे हुए, तो कैन रिमेंबर लाइक दैट कि थियोडोर श्वान थे, हु वाज अ जूलॉजिस्ट, ही वाज फ्रॉम जर्मनी एंड ही पब्लिश्ड हिज वर्क इन 1839। अब मूव ऑन करते हैं कि इन्होंने किया क्या। तो इन्होंने क्या किया, ही स्टडी, अब जूलॉजिस्ट थे तो क्या स्टडी करेंगे, ही स्टडी अ लॉट्स ऑफ एनिमल्स। और इन्होंने एनिमल स्टडी किया और इन्होंने फाइंड आउट किया कि जो एनिमल्स के जो सेल्स होते हैं ना, दे हैव अ लिमिटिंग स्ट्रक्चर, मतलब सेल की एक बाउंड्री जैसा कुछ है। लिमिटिंग स्ट्रक्चर क्या हुआ, जो लिमिट्स लगाती है, तो एक बाउंड्री जैसा कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है।
तो उसे क्या बोलते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन। तो इन्होंने बहुत सारे एनिमल्स सेल को स्टडी किया, एनिमल्स को स्टडी किया, और इन्होंने फाइंड आउट किया कि एक लिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उस समय तक हम सेल मेम्ब्रेन नहीं बोलते थे, वी जस्ट हैव दैट इट वाज अ लिमिटिंग मेम्ब्रेन, बट उस समय इसका नाम सेल मेम्ब्रेन नहीं पड़ा था। अब क्या हुआ, अब ये आए थे बाद में, तो इनके पास एडवांटेज था, ऑलरेडी इससे पहले वाले साइंटिस्ट प्लांट को स्टडी कर चुके थे, बकायदा इनको सिर्फ प्लांट को स्टडी नहीं करना चाहिए था, सिर्फ एनिमल स्टडी करना चाहिए था, बट इन्होंने फिर भी क्या स्टडी किया, प्लांट्स को भी। तो प्लांट्स को जब इन्होंने स्टडी किया तो उनमें एक दूसरी लिमिटिंग स्ट्रक्चर इन्हें मिली जो थोड़ी ज़्यादा टफ थी, जिसे हम आजकल क्या बोलते हैं, सेल वॉल। तभी के ज़माने में ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जैसे नाम नहीं दिए गए थे, बट देर वॉज ऑलवेज अ लिमिटिंग स्ट्रक्चर नोन एज सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, जिसको हम आज सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल कहते हैं। तो इन्होंने इन फाइंडिंग्स के बेसिस पे अपनी एक हाइपोथेसिस दे दी। देखो, श्लीडन ने कोई हाइपोथेसिस नहीं दी थी, बस उसने अपना बात बोल दी, खत्म कर दिया, उसने अपना पब्लिश कर दिया, बट इन्होंने अपने रिसर्च को यूज करके हाइपोथेसिस दे दी। हाइपोथेसिस क्या होता है, जो किसी एक साइंटिस्ट मानते हैं, इट इज नॉट एब्सोल्युटली ट्रू, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट इट इज समथिंग कि एक साइंटिस्ट बिलीव करते हैं, और वो बिलीव क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ कुछ अपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसके रिजल्ट के बेसिस पे वो कुछ चीज़ मानते हैं। तो इन्होंने हाइपोथेसिस क्या दी कि जो प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स हैं, क्योंकि इन्होंने उनका चोरी कर लिया, एनिमल्स को भी स्टडी कर लिया और प्लांट्स को भी स्टडी कर लिया, तो ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स, मेड ऑफ सेल्स। तो इन्होंने ये हाइपोथेसिस दे दी, बट एक्चुअली क्या ये सिर्फ इनका स्टडी था, नहीं, पहले श्लीडन ने भी किया था और फिर बाद में आके स्वान ने किया। तो इस वजह से इन्होंने हाइपोथेसिस तो दे दी, पर जब सेल थ्योरी बनी तो सेल थ्योरी वाज एक्चुअली मेड बाय और गिवन बाय बोथ साइंटिस्ट। सेल थ्योरी का जब क्रेडिट दिया जाता है तो वी गिव द क्रेडिट टू बोथ साइंटिस्ट, ठीक है, इट इज गिवन टू बोथ साइंटिस्ट। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक सेल थ्योरी दी, और उस सेल थ्योरी में क्या बोला, वही सेम बात जो उसके हाइपोथेसिस में था कि द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स। क्लियर? फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले वी हैव दिस, तो सेल थ्योरी का स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, मैथियस श्लीडन से, जिन्होंने प्लांट्स पे स्टडी किया। ही वॉज अ बॉटनिस्ट फ्रॉम जर्मनी, 1838 में किया। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया और बोला कि प्लांट्स जो हैं वो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। फिर आए थोड़े डरे हुए साइंटिस्ट, दैट इज थियोडर श्वान। अब स्वान है तो ये क्या होंगे, जूलॉजिस्ट होंगे, जर्मनी के रहने वाले थे। 1839 में इन्होंने अपना काम पब्लिश किया। इन्होंने क्या किया, एनिमल सेल्स को स्टडी किया और बोला कि देयर इज अ डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर जिसे क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद प्लांट्स को भी स्टडी कर लिया इन्होंने और उसको बोला कि उसका डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर भी एक टफ स्ट्रक्चर होता है जिसे आज के ज़माने में हम सेल वॉल कहते हैं। फिर अपनी स्टडीज़ के बेसिस पे इन्होंने अपनी एक हाइपोथेसिस दे दी, बट ऑफ कोर्स इनका पूरा क्रेडिट नहीं था, इसलिए जब हम सेल थ्योरी की बात करेंगे तो दैट इज गिवन बाय बोथ साइंटिस्ट श्लीडन एंड श्वान। तो इट इज श्लीडन एंड श्वान के द्वारा दी गई सेल थ्योरी। पर यहां तक क्लियर है। अब क्या हुआ कि देयर वाज अ लिमिटेशन टू दिस सेल थ्योरी। इस सेल थ्योरी ने ये तो बताया कि प्लांट्स और एनिमल सेल से बने हुए हैं, बट वो सेल्स आए कहाँ से, लाइक हाउ द सेल्स, न्यू सेल्स इमर्ज, ये वाली चीज इनकी रह गई थी। इसलिए तीसरे साइंटिस्ट आए, पर बहुत बाद में, 1855। तो याद है पुराने वाले कब थे, 1838 और 1839 में, इसके बीच में कितना गैप है। तो इस गैप तक सबको सेल थ्योरी बस इतनी ही लगती थी कि ऑल सेल्स एंड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जब तक एक नए साइंटिस्ट नहीं आए 1855 में, जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चाउ। तो इन्होंने चाव चाव करके दुनिया को एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी कि नई सेल्स आती कहाँ से है। तो इन्होंने अपने लैंग्वेज में एक लाइन बोली जिसे कहते हैं ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स।
तो सिंपल सी बात बोली जो हमें लगेगा कि अरे कौन सी महान बात बोल दी, बट उस जमाने में इट वाज अ बिग थिंग। तो एक सेल कहाँ से आती है? उसके पुराने सेल से, मतलब एक सेल डिवाइड करती है और नई सेल्स बनाती है। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि एक सेल है, अब ये सेल डिवीजन करेगी और ये दो सेल बनाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला मीन्स all cells arise from pre-existing cells. Pre-existing cells. ठीक है, क्लियर हुआ? एंड दैट्स हाउ फाइनली वी हैव आवर सेल थ्योरी रेडी। सो नाउ इसलिए ये लाइन लिखा हुआ है कि जो रुडोल्फ वर्चाव हैं, इन्होंने he gave the final shape to the cell theory, because cell theory पहले बन गई थी, but final shape किसने दिया? रुडोल्फ बर्चाव ने। So he gave final shape to the cell theory। और आज के ज़माने में सेल थ्योरी हम किसे मानते हैं? सेल थ्योरी के दो पॉइंट्स हैं। पहला, all plants and animals are made up of cells and its products, and दूसरा, all cells arise from pre-existing cells. So these are the two postulates or the two lines of cell theory जो NCERT में बकायदा दी गई है, और आपको वही याद रखना है। क्या? कि all plants and animals are made up of cells and its products, ठीक है? and दूसरा point कि all cells arise from pre-existing cells, pre-existing। तो this is the final cell theory that we have। तो इस चीज को एक बार हम NCERT से देख लेते हैं। okay, so cell theory यहाँ पे दिया हुआ है। Let me expand this। okay, so read this। 1838 में we have a scientist known as Matthias Schleiden। Matthias, मेथी, मेथी है तो क्या होंगे ये? मेथी क्या होता है? प्लांट होता है। प्लांट है तो क्या होगा ये? बॉटनिस्ट। कहाँ का बॉटनिस्ट था? जर्मन बॉटनिस्ट। तो जस्ट देखो, एक लाइन भी पूरी नहीं हुई है, एंड वी हैव सो मच इंफॉर्मेशन एंड सो मच क्वेश्चंस दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दीज। पहला कि ये कौन से साल में हुआ, तो इसे देखो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, कौन से साल में हुआ, किसने किया, कहाँ से था, और वो कौन से साइंटिस्ट थे। ही एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। तो इन्होंने क्या एग्जामिन किया? प्लांट्स को एग्जामिन किया, एंड ऑब्जर्व्ड दैट प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। तो सारे प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट सेल से बनी होती है, विच फॉर्म टिश्यूज ऑफ द प्लांट। जो क्या बना रहा है? टिश्यू ऑफ द प्लांट बना रहा है। नाउ एट अबाउट द सेम टाइम, लगभग सेम टाइम पे, एक साल बाद, एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम है थियोडोर श्वान। So let me expand this again। okay, तो इनका नाम क्या था? थियोडोर श्वान। थियोडोर श्वान। कब हुआ ये? 1839 में। ये भी जर्मनी से थे, पर ये कौन थे? एक zoologist थे। He was a German zoologist। He studied different types of animals, animal cells, and reported that these cells had an thin, एक पतली सी आउटर लेयर है, विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यूज। तो इन्होंने एडवांटेज ले लिया पुराने साइंटिस्ट का, और प्लांट टिश्यूज को भी स्टडी कर लिया, और इन्होंने वहां से पता लगाया दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स। ऑन दिस बेसिस ही गेव अ हाइपोथेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने हाइपोथेसिस दिया, थ्योरी अभी नहीं दिया है। क्या बोला? दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। बट जब हम फाइनल सेल थ्योरी बनाएंगे तो दोनों को क्रेडिट देंगे। इसलिए श्लीडन एंड श्वान टुगेदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। एंड दिस थ्योरी हाउएवर, बट इसमें एक लिमिटेशन थी कि कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, नया सेल कहाँ से आया। तो ये क्या रह गया इसका? लिमिटेशन। देयरफॉर अनदर साइंटिस्ट केम जिनका नाम है रुडोल्फ वर्चाव, और ये कब आए? 1855 में। इनका ना तुम्हें ये पता करना है कि जर्मन
से थे या कहाँ से थे, ये भी नहीं पता करना कि ये जूलॉजिस्ट थे, बॉटनी से कुछ नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, नहीं याद रखनी है, हमें सोचना भी नहीं है, ठीक है। First explained that the cells divide and the new cells are formed from the pre-existing cells. और इसको इन्होंने क्या बोला, omnis cellula e cellula. So he modified the hypothesis of Schleiden and Schwann. उनके hypothesis को modify किया and he gave cell theory a final shape. उन्होंने फाइनल शेप दिया एंड सेल थ्योरी एज टुडे अंडरस्टूड टुडे, आज के ज़माने में हम सेल थ्योरी क्या बोलते हैं, दो पॉस्टुलेट्स हैं उसके। पहला, ऑल लिविंग सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सारे आ जाएंगे, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगस, सब आ जाएगा। And all cells arise from pre-existing cell. So that's how we complete the cell theory. That's all for the day. Thank you.